पीएम मोदी ने आज कानपुर मेट्रो के 9 किलोमीटर लंबे रूट का लोकार्पण किया। सीएम योगी भी इस मौके पर मौजूद थे। मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेट्रो में बैठकर आईआईटी से गीतानगर तक का सफर तय किया। पहले चरण में आईआईटी कानपुर के मोती झील तक 9 स्टेशनों के बीच मेट्रो रेल दौड़ेगी। आईआईटी से मोती झील तक का किराया 30 रुपए होगा, जबकि न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा। तो आज से कानपुर भी मेट्रो सिटी की लिस्ट में शुमार हो चुकी है। आईआईटी से मोती झील तक 9 किलोमीटर रूट का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। कल से कानपुर में दौड़ने लगेंगी 6 जोड़ी मेट्रो ट्रेन। 23 दिसंबर वाराणसी में 870 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 21 दिसंबर प्रयागराज में स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को भी सौगात बांटी थी। 18 दिसंबर 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यूपी पर तोहफों की बरसात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर को भी सौगात दी उत्तर प्रदेश को। साथ ही 25 नवंबर को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन भी कराया। 16 नवंबर 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मेरे सहयोगी समर्थ मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा समर्थ का रुख करेंगे। समर्थ, हम जिस तरह से ये सूची दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश पर तोहफों की बरसात की और आज कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन। आज मेट्रो का उद्घाटन वहां पर पूरा हो गया है और अभी कुछ ही देर में संबोधन भी करने वाले हैं। और क्या कुछ ताजा जानकारी इस बड़ी खबर पर आपके पास? कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का संबोधन और एक बटन दबाते ही जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये कानपुर मेट्रो चल पड़ेगी। बच्चे यहां पर आ चुके हैं, लगभग 500 बच्चे स्कूल से आए हैं। आप तस्वीरों के जरिए मैं दिखाऊं, अगर मैं इस वक्त कानपुर मेट्रो पर मौजूद हूं, आज तक आप पहुंचा है कानपुर मेट्रो के अंदर, हाथों में इंडियन फ्लैग्स और इंडिया इंडिया के जिस तरह से नारे लगा रहे हैं। इंडिया इंडिया इंडिया। कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों में? बहुत एक्साइटेड है। पहले सोचा था कि कानपुर मेट्रो आएगी? नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अभी क्या ट्रैफिक जैम से निजात मिलेगी सिटी को? हाँ बिल्कुल मिलेगी। हाँ। और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? कानपुर मेट्रो में आ रहे हैं, पहली दफा बैठ रहे हैं यहाँ पे। कानपुर मेट्रो बहुत अच्छी, मतलब हम लोग को ट्रैफिक से बचने के लिए मतलब वो कुछ मिल गया है और अलग अलग व्यवस्थाएं भी करी गई हैं। चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, तो व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करी गई हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे डिस्प्ले की व्यवस्था है और सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही ये ट्रेन चलेगी तो एक तरह से फिर जयघोष होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे साथ हैं यहाँ पर, उनसे भी जानूंगा क्या क्या डिफरेंस क्या है लखनऊ मेट्रो और कानपुर मेट्रो में? एक तो देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लखनऊ मेट्रो में ओवरहेड ट्रैक्शन है, हमारा यहाँ पर देखेंगे तो है थर्ड रेल ट्रैक्शन है। तो लखनऊ मेट्रो में क्या होता था कि हमारी कोई काइट पतंग उड़ाता था तो उससे हमारी मेट्रो में डिस्टर्बेंस आ जाता है। यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखेंगे ऊपर कहीं कोई वायर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे जिस तरह से बैठे हैं और इंडिया इंडिया के जिस तरह से नारे लग रहे हैं, क्या लग रहा है? एक्साइटमेंट है? यस सर, एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट है। इंडियन फ्लैग्स पोस्टर्स देखिए आप यहाँ पर, कानपुर मेट्रो के पोस्टर्स के जरिए देखेंगे अगर आप, बच्चे खुद से ये सब पेंट्स करके लाए हैं। हमने बाहर भी बातचीत करी, इनसे भी बातचीत, क्या समझाने की प्रयास है? सर कानपुर मेट्रो के बारे में अभी सर मोदी जी ने हमारे लिए किया है, लाइक ट्रैफिक नहीं होगा, हम लोग को फेस नहीं करना पड़ेगा और हम लोग मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं इजिली। फ्लैग्स और बच्चे इधर है, मैं उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करूंगा एक बार। एक्साइटमेंट है? क्या लेवल है? बहुत ज्यादा हम लोग एक्साइटेड है। हम अभी क्या लग रहा है कि जब मेट्रो चलेगी तब क्या माहौल बनेगा? चिल्लाते रहेंगे पूरे टाइम। बहुत मजा आएगी। बहुत खुशी होगी। इंडियन फ्लैग्स के जरिए क्या आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं? इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। क्या लिखा है पोस्टर में, आके पढ़ के बताइए जरा। कि जब हम लोग जाम में फंस जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है, तो मेट्रो हम लोग की दिक्कत सुधार देगी। हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं इधर से उधर, और बहुत जल्दी बन गई है मेट्रो। ये तो हम लोग का नरेंद्र मोदी जी का है कि उन लोग ने पोस्टर्स के जरिए मत हो अब जाम से परेशान, क्योंकि मेट्रो से होगा अब।
बिल्कुल, तो समर्थ जो मेट्रो में इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद है उनके रिएक्शंस ले रहे थे, क्योंकि 13 साल के लंबे इंतजार के बाद कानपुर में मेट्रो का परिचालन शुरू हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहले सवारी बने हैं और मेट्रो का सफर उन्होंने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरदीप पुरी के साथ ये सफर उन्होंने तय किया और कानपुर को ये बड़ी सौगात, ये बड़ा तोहफा मेट्रो के रूप में आज मिला है, जिसको लेकर कानपुर वासी बेहद खुश हैं। और जैसा कि समर्थ आपको बातचीत सुना रहे थे, बच्चों के रिएक्शंस आपने देखे कि बच्चों के चेहरे भी खिले हुए थे, क्योंकि जिस तरह से लोगों को ट्रैफिक जाम से कानपुर में जूझना पड़ता है, उसको देखते हुए एक बहुत बेहतर विकल्प मेट्रो के रूप में कानपुर वासियों के लिए। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है उस रैली की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा। और देखिए प्रगति के बढ़ते कदम, किस तरह से मेट्रो का जिन्होंने सफर किया। अभिषेक का रुख कर लेते हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक का कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लोगों में यकीनन बेसब्री से इंतजार होगा। देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मंच पर और अब से कुछ ही देर में उनका संबोधन होगा। कानपुर वासी सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले कानपुर को जो सौगातें मिली, एक नहीं, दो नहीं, तीन सौगातें यहां पर मिली हैं। कानपुर मेट्रो की सौगात है, इसके साथ ही साथ बीना पंड की परियोजना की सौगात है और खास तौर पर आईआईटी कानपुर में जिस तरीके से उन्होंने संवाद किया वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं और यहां बेताब है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। अब से कुछ ही देर में बटन दबा करके उद्घाटन हो जाएगा और ये मेट्रो सार्वजनिक तौर पर खोल दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले यात्री के तौर पर इस पर यात्रा कर ही चुके हैं, लेकिन आम जनता के लिए कल से ये सेवा शुरू हो जाएगी। कई मायनों में महत्वपूर्ण हो गए प्रोजेक्ट। बीजेपी सरकार ने अपने अस्तित्व में उत्तर प्रदेश में आने के बाद एक रफ्तार दी थी इस मेट्रो को, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महज 2 साल के अंदर कानपुर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हुआ और अलग अलग तरीकों से इसको अब चूंकि तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कानपुर के कई लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? ये बताइए कि कितनी जरूरी है ये मेट्रो, कितना फायदा होने वाला है आप लोग? यहाँ पर जो है यात्रियों की सुविधा के लिए जाम बहुत लगता है, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि ये परियोजना। जाम से निजात मिलेगी जो हमेशा कानपुर में लगा। कानपुर की जितनी भी औद्योगिक क्षेत्र है, दुकानें हैं, कर्मचारियों को आने जाने की सुविधाएं मिलेंगी, व्यापार बढ़ेगा। विकास हो रहा है कानपुर में, बदला है, अत्यधिक विकास हो रहा है। बिल्कुल, लोगों का मानना भी है मलिका कि कहीं ना कहीं विकास उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में तो दिखा, लेकिन कानपुर जो कि हमेशा से लखनऊ के बगल में होने के कारण उपेक्षा का शिकार हो जाया करता था, लेकिन इस बार चूंकि मेट्रो की सौगात कानपुर को मिल गई है, चौथी मेट्रो है कानपुर की, और कहीं ना कहीं एक ये बड़ी परियोजना की सौगात के साथ कानपुर वासियों को जाम और राहत दोनों मिलने वाली है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं, उसके मद्देनजर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर में होना एक बहुत अहम बात हो जाती है, क्योंकि पीएम मोदी का 22 दिन में ये 7वां यूपी दौरा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से तोहफों की बरसात हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। कानपुर को भी ये एक बड़ा तोहफा मिला है और जैसे कि लगातार अभिषेक हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि कानपुर वासियों के लिए एक बहुत बेहतर विकल्प के तौर पर ये मेट्रो आई है। लोगों को वहां पर जाम से जूझना पड़ता है और प्रदूषण की भी अगर बात करें तो कानपुर में AQI लेवल बहुत खराब स्तर पर भी पहुंचा हुआ था, जिससे एक अच्छा विकल्प पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर ये मेट्रो का, और कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी की नजर प्रधानमंत्री पर है कि क्या कुछ आज वो कानपुर वासियों को अपने संदेश में बताने वाले हैं, कहने वाले हैं। तो आपको कानपुर फिर से लेकर चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज मिशन यूपी में लगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भदोही में रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में हजारों की भीड़ जुटी है। उधर जन विश्वास यात्रा के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़ में हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
हरदोई में गृह मंत्री अमित शाह की रोड शो की ये तस्वीरें और हापुड़ में जेपी नड्डा अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे, विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और साथ ही अपनी पार्टी के काम भी जनता को गिनाए। कोई फुलटॉस गेंद डालेगा तो अच्छा बल्लेबाज चौका लगाएगा या नहीं लगाएगा? जोर से बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? पीछे वाले बोलो, लगाएगा या नहीं लगाएगा? मुझे बताओ भाई, 2014 में उत्तर प्रदेश में कौन जीता? 14 में कौन जीता बताओ? भाजपा जीती या नहीं जीती? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में कौन जीतेगा? ये चौथी लगातार विजय सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली विजय होनी चाहिए। इनके जमाने में आपको मालूम है 5 साल में कितने दंगे हुए? मालूम है? 700 दंगे, 700 दंगे, 700। क्या वही राज चाहते हो? क्या वैसा ही राज चाहते हो? यही है इनका खानदान। ये आजकल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। चुनाव से पहले ये शब्दबाज दिखाएंगे। 700 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में 2013 में 62 लोग मारे गए। 62 लोग। कौन पूछेगा? ये पलायन हुआ, परिवार छोड़ करके कोरोना में चले गए लोग। इसको याद करना चाहिए। तो बीजेपी के दिग्गज सियासी मैदान में उतरे हैं तो उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी विजय यात्रा लेकर निकले हैं। अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। तो अखिलेश यादव आज उन्नाव में थे और वहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और बाद में प्रेस से बातचीत में लगातार बीजेपी पर हमला बोला। सुनाते हैं आपको। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन तो लगा रही है, राजधानी से लेकर के दिल्ली राजधानी तक, लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग अपने मंचों पर भाषणों में कह रहे हैं कि लाखों और करोड़ों रोजगार मिले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जो लोग ये दावा करते थे सरकार बनने के बाद उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, किसान और काम करने वालों की कमाई आधी हुई है, महंगाई दोगुनी है। और अगर कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दुगनी हो जाएगी, तो सोचिए खुशहाली कैसे आएगी। ये मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है, जिसने यहाँ तक कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये प्राण घातक सरकार चलती रही तो न जाने कितने लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आज अस्पतालों की हालत देखें, दुर्दशा देखें, तो अगर अस्पताल आप पहुंच गए तो दवाइयां नहीं है, बिस्तर नहीं मिल सकता, आपको इलाज नहीं मिल सकता, कहीं पर किसी तरह का एक्सरे अगर होना चाहेगा तो एक्सरे नहीं मिलेगा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आज लोग तड़प रहे सर्दी में पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। पर हमला बोला है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही की जा रही है। जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुटलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती।
देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड अपने पूरे रंग पर है। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी से मैदानी इलाके ठिठुर रहे हैं। पहाड़ों की बर्फ कहीं नए साल के जश्न के जोश को बढ़ा रही है तो कहीं आफत बनकर जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन नए साल के जश्न का खुमार लोगों पर छाने लगा है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता है, मैदानी इलाकों में ठंड प्रचंड है और पाबंदी सख्त है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी ने सैलानियों के लिए सफेद संसार बसा दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की फुहार ने जहां सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतों का पिटारा खोल दिया है। सबसे पहले आपको हिमाचल के मनाली लिए चलते हैं, जहां बर्फ है, भीड़ है, मौज मस्ती है, पर ना मास्क है और ना सोशल डिस्टेंसिंग। एक तरफ बर्फ जहां जिंदगी के लिए जश्न बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्फ जिंदगी पर भारी पड़ रही है। ठंड बहुत ज्यादा है, सुबह शाम हीटर का या आग का सहारा लेना पड़ता है और थोड़ा बर्फबारी के भी आसार है। जैसे कि मौसम विभाग ने बताया है कि 2 दिन बर्फ गिरने वाली है, 2 दिन के अंदर। तो ठीक है, अगर गिर जाए तो थोड़ा सा मौसम खुल जाएगा उसके बाद। असली तस्वीर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की है। इतनी बर्फ पड़ी है कि सब कुछ ठप सा हो गया है। रास्तों पर बिछी बर्फ की मोटी परत के बीच मुसाफिरों की गाड़ियां फंसी हैं या फिसल फिसल कर चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के मंजर ने जहां मन मोह लिया, तो वहीं मकानों, दुकानों, रास्तों, पेड़ पौधों पर जमी सफेद आफत से लोग जूझ रहे हैं। पारा शून्य के नीचे है, जिंदगी लगभग जम सी गई है। गुरेज का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रविवार दोपहर से ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। श्रीनगर में भी बारिशों के साथ हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन अब फिलहाल बर्फबारी रुकी हुई है। इस बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग ने कुछ दिन पहले ही लगाया था, लेकिन मौसम विभाग ने ये भी साफ किया था कि ये जबरदस्त बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन तापमान में धीरे धीरे अब गिरावट जो है वो कश्मीर में दिखेगी, खासतौर से दिन के तापमान में। अब जरा उत्तर भारत से पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। वहाँ भी बर्फ कहीं मौज है तो कहीं मुसीबत। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ के थपेड़ों के बीच नए साल की छुट्टियों और जश्न का उत्साह है, तो ड्यूटी पर तैनात जवानों और राहगीरों के लिए चुनौती। आज तक ब्यूरो। देश के कई राज्य जहां ओमिक्रॉन से बचने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। वहां नाइट कर्फ्यू को हफ्ते भर टाल दिया गया ताकि लोग नए साल की खुशियां मना सकें। नतीजा लापरवाही और भीड़भाड़ के तौर पर सामने आ रही है। दिल्ली के बाद ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। कुल 141 मामलों में अकेले मुंबई में 73 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। कल महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 31 नए मामले सामने आए, जिनमें से 27 मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामलों में आई तेजी से पड़ोसी राज्य गुजरात में हड़कंप मच गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज सुबह सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर सिविल अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां भर्ती मरीजों के साथ बात की, साथ ही जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। जहां गुजरात और महाराष्ट्र अलर्ट पर हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। जहां कई राज्य नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, वहीं बंगाल में नाइट कर्फ्यू को 1 हफ्ते टाल दिया गया है ताकि लोग क्रिसमस और नए साल के जश्न का लुत्फ उठा सकें। बहुत सारे राज्यों में तथा शहरों में नाइट कर्फ्यू फिर से लगाया गया है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें और कोलकाता शहर की बात करें, यहाँ पे नाइट कर्फ्यू फिलहाल इस वीक के लिए, यानी कि जो वीक इस साल का आखिरी वीक है, उसके लिए नाइट कर्फ्यू को हटाया गया है ताकि फेस्टिव सीजन में लोग घर से बाहर निकल आए। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर की तस्वीर और भी डराने वाली है।
राज्य में ओमिक्रॉन के 6 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भीड़ बेकाबू है। ये वही पार्क स्ट्रीट है जहां पे कल ट्रैफिक रोक दिया गया था और इसको कम्प्लीटली एक वॉकिंग स्ट्रीट बना दिया गया था और उसी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बहुत भीड़ हो चुकी थी और जिसके बाद विजुअल्स जो थे वो वायरल हो चुके थे। बहुत सारे लोगों की एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। पूरब में जहां ओमिक्रॉन ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, वहीं दक्षिण के राज्यों केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसके सबसे ज्यादा मामले हैं। मुंबई में पंकज उपाध्याय के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता आज तक।